Good morning, students. Today, in the lecture number 15, we will discuss about some examples and some questions from the miscellaneous exercise, chapter number 2. So, first of all, we will taking an example number 19, and if you have NCERT book, then you can see the example number 19. I am reading only. Let capital R be a relation from capital Q to capital Q defined by R is equal to AB, यानी कि मैं थोड़ा समझा देता हूँ. एक रिलेशन R है, कैपिटल Q टू कैपिटल Q दो एक सेट है कैपिटल Q, रिलेशन है ये कैपिटल Q से कैपिटल Q में, ठीक है ना. Q क्या है? रेशनल नंबर्स का सेट होता है, ठीक है. और किस तरह से डिफाइंड है? R इज इक्वल टू R के अंदर AB टाइप के एलिमेंट है सच दैट A और B दोनों के दोनों किसके एलिमेंट है? Q के एलिमेंट है. एंड और एक और बात है कि A और B का जो डिफरेंस है वो जो है एक इंटीजर है, ठीक है. वो एक इंटीजर है. क्लियर? तो हमें यहाँ पे तीन चीज़ें प्रूफ करने के लिए इसने कहा है शो दैट. फर्स्ट चीज़ क्या कहा इसने? देखो, इसने फर्स्ट कहा है, मैं फर्स्ट बता रहा हूँ. इसने कहा है ए जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन में फॉर ऑल अगर ए जो है क्यू का एलिमेंट है, ठीक है ना, सेट क्यू का एलिमेंट है. तो वो कह रहा है प्रूफ करो कि ए जो है आर के अंदर बिलोंग करता है. अब देखो यहाँ पे ए बी कंडीशन है. यहाँ देखो ए बी यानी रिलेशन में कौन, ए और बी का रिलेशन कब होगा? जब ए और बी दोनों के दोनों रेशनल नंबर होंगे और ए और बी दोनों का डिफरेंस क्या होगा? जेड, यानी कि इंटीजर होगा. ए और बी दोनों का डिफरेंस जो है वो इंटीजर होगा. तब क्या होगा? वो दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे. क्लियर ना? अब जरा देखो, क्या ए से रिलेट कर सकता है? ए का रिलेशन ए से है, मतलब ये रिलेशन है, ठीक है ना, रियल नंबर नहीं, रिलेशन है, ठीक है. तो क्या ए का ए से रिलेशन हो सकता है? तो रिलेशन कब होगा? जब ये दोनों के दोनों एलिमेंट इस कंडीशन को पूरा करेंगे और इस कंडीशन को पूरा करेंगे, ठीक है. खैर इस कंडीशन को तो पूरा कर रहे हैं क्योंकि इसने गिवन इसमें दिया है कि ए जो है वो क्यू का एलिमेंट है, तो ये वाला तो कंडीशन पूरी हो रही है. अगर ये कंडीशन भी पूरी हो जाती है तो ये दोनों यानी ए जो है ए से ही रिलेट करेगा, यानी रिलेशन बनाएगा, ठीक है ना. क्लियर? चलिए तो ए का बी से रिलेशन कब होगा? जब ए माइनस बी एक इंटीजर होगा, ठीक है. अब मैं यहाँ बी की जगह ए कर रहा हूँ. ए का ए से रिलेशन कब होगा? जब ए माइनस ए एक इंटीजर होगा. तो क्या ए माइनस एक इंटीजर होता है? यानी ए को ए में से माइनस करूँ तो क्या वो एक इंटीजर आएगा? और एक कोई भी एलिमेंट हो सकता है रेशनल नंबर का, यानी कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है. तो सपोज दैट ए की वैल्यू में 5.2 डाल लूँ. 5.2 रेशनल नंबर है. और ए में से ए को माइनस करूँ, ठीक है ना. तो एक बात सुनो, अगर ए की वैल्यू कुछ भी हो और ए को ए में से माइनस करूँगा तो ऑलवेज जीरो आएगा, और जीरो एक इंटीजर होता है, ठीक है ना. तो हम यही यहाँ पे दिखा देंगे कि वी हैव या वी नो ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू. मैंने ये बात लिख दी कि ए माइनस ए जीरो होता है और जीरो जो है एक इंटीजर होता है, चाहे ए रेशनल नंबर में कोई भी एलिमेंट हो. मैंने लिख दिया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू. सो ए बिलोंग्स टू आर. ये हमारी बात प्रूफ हो गई फर्स्ट वाली, ठीक है ना. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सीखना है आपको, ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट इसका प्रूफ करते हैं. सेकंड पार्ट क्या कहा इसने कि
सेकंड में कहा इसने कि ए बी जो है वो रिलेशन में है और ये इम्प्लाइज करता है कि बी ए भी रिलेशन में है। यानी कि ध्यान दो जरा, इसने कहा है कि ए बी रिलेशन में है और इससे हमें ये प्रूफ करना है बी ए रिलेशन में है। इम्प्लाइज का मतलब ये है, यानी ए का बी से रिलेशन है, प्रूफ करो बी का बी का भी ए से रिलेशन है। आ रही बात समझ में? ये प्रूफ करना है तो हम मान लेंगे ए का बी से रिलेशन है, क्योंकि वो कह रहा है कि ए का बी से रिलेशन है, तो मान लेंगे हेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। अब जब ए का बी से रिलेशन होगा तो ये दोनों बातें फॉलो करता होगा। सो यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल ए बी दोनों के दोनों क्यू के एलिमेंट है, एंड या इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हैं, इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, यानी ए और बी दोनों इंटीजर होंगे। अब ए और बी का डिफरेंस अगर इंटीजर है, यानी ए में से बी को माइनस करके अगर इंटीजर आ रहा है तो बी को ए में से माइनस करके भी तो इंटीजर आएगा। यानी सपोज करो ए में से बी को माइनस करके एक इंटीजर आ रहा है और एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो बी को ए में से जब माइनस करूंगा तो एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। या अगर ए को बी में से माइनस करके नेगेटिव इंटीजर आ रहा है तो बी को ए में से माइनस करके पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो लिख देंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, और बी माइनस ए इज ऑलवेज इंटीजर, ठीक है ना। और जब बी में से ए को माइनस करके इंटीजर आएगा तो इसका मतलब है कि बी ए भी रिलेशन में है, बिलोंग करते हैं रिलेशन से। आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये कंडीशन ये वाली फुलफिल हो गई, ठीक है। तो सेकंड वाला हमारा पार्ट प्रूफ हो गया। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए आप लोग। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट में कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। यानी कि हमें दो चीज़ दे रहा है कि ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है, हमें प्रूफ करना है ए सी रिलेशन में। फॉर ऑल ए बी सी तीनों के तीनों क्या है? क्यू के एलिमेंट है। तो ये तो बात हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं, तो हमारी प्रूफ हो ही गई। हमें तो सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में और ए सी भी रिलेशन में, ठीक है। तो चलिए, तो इसका मतलब क्या है? अगर ए बी रिलेशन में तो ए माइनस बी इजिकल टू क्या होता है, सॉरी बिलोंग्स टू क्या होगा? जेड, इंटीजर होगा। एंड बी माइनस सी बिलोंग्स टू क्या होगा? जेड, इंटीजर होंगे या नहीं होंगे? ठीक है ना। अब मुझे क्या लाना है? ए कोमा सी, यानी ए और सी रिलेशन में लाने हैं। तो इसका मतलब मुझे ए माइनस सी, मुझे क्या चाहिए? आंसर क्या चाहिए मुझे? ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, ये तो चाहिए। ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। तो जरा ए माइनस सी की वैल्यू निकालो कैसे आएगी। नाउ ए माइनस सी, ए माइनस सी का मतलब क्या है? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तभी तो आएगा। यानी माइनस बी प्लस बी, यानी ये दोनों को ऐड कर दो इनको। ए माइनस बी माइनस सी को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो यानी कि एक इंटीजर z1 दूसरा इंटीजर z2 क्या आएगा? दो इंटीजर्स का सम क्या होता है? एक इंटीजर ही होता है, ठीक है। z1 प्लस z2 इक्वल टू z3, कोई तीसरा इंटीजर आ जाता है, ठीक है। सो a माइनस सी बिलोंग्स टू z, यानी कि दो इंटीजर्स का सम क्या होता है? हमेशा इंटीजर होता है। तो a माइनस सी भी हमारा, और सॉरी ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड तो लिख दिया, ए कोमा सी, यानी कि ए सी बिलोंग्स टू आर। ये हमारी बात प्रूफ हो गई, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 19 था। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस 12th में आएंगे। 12th की थोड़ी सी बेसिक जानकारी के लिए आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए, इसके बाद में अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 20 डोमेन और रेंज से संबंधित है। डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस मैंने बताए भी थे, और थोड़ा सा डीपली इसकी स्टडी करते नहीं। एग्जाम्पल नंबर 21 है, सॉरी अभी फिलहाल 20 बता रहा हूँ। ये है कि लेट एफ इजकल टू, ऐसे दिया हुआ है इन्हें, 1 1 2 3
0 -1 और -1 -3, -1 -3 बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, यानी जो फंक्शन है वो जेड टू जेड में है, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन, लीनियर कैसा होता है, जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है ना। और फाइंड एफ एक्स, एफ एक्स पूछ रहा है, फाइंड एफ एक्स। तो हम मान लेंगे लेट, ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ, लेट एफ एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी, लीनियर की बात कर रहे हैं तो लीनियर फंक्शन मान लेंगे, एफ एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी। अब एक्स और ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, जैसे ये ऑर्डर पेयर बना हुआ ना, तो ये सेकंड एलिमेंट को शो करता है और जो एक्स है वो फर्स्ट एलिमेंट को हमारा शो करता है, ठीक है। तो अगर मैं 1 1 की बात करूँ, लिख देंगे इफ 1 1 बिलोंग्स टू एफ, अगर ये फंक्शन में, यानी 1 1 जो है एफ का एक एलिमेंट है, सो यहाँ पे एफ एक्स की जगह रख सकता हूँ 1 इजकल टू ए इंटू 1 प्लस बी, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगी हमारी ए प्लस बी इजकल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 2 3 से करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 2 3 से बात करूँ, सिमिलरली इफ 2 3 बिलोंग्स टू एफ, देन एफ एक्स की जगह 3 लिख दो, ए इंटू एक्स की जगह 2 प्लस बी, तो इक्वेशन जो बन जाएगी हमारी वो बन जाएगी 2a प्लस बी इजकल टू 3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ क्योंकि ये इसके बाद का पोर्शन है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो ऑन सॉल्विंग 1 and 2, ऑन सॉल्विंग 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा a इजकल टू 2 एंड b इजकल टू -1, ठीक है ना, b इजकल टू -1, दोनों की दोनों हमारी ए और बी की वैल्यू निकल गई, यही पूछ रहा था। अच्छा एफ एक्स पूछ रहा था, सो एफ एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, यानी कि 2x -1, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ए एक्स प्लस बी में ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -1 रख देंगे तो ये आ जाएगा 2x -1, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21 में कहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4, ठीक है। तो डोमेन के लिए सिर्फ हमें x की बतानी पड़ती है कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से समझ जाओ, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर डोमेन 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसमें डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर समझ जाओ, रूट है, रूट से समझ जाओ, ठीक है ना। तो फॉर डोमेन एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 की सभी वैल्यू हो सकती हैं, बस ये इसकी टोटल वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। इसके फैक्टर करूंगा अगर मैं, तो x -4 और x -1 इसके फैक्टर आएंगे, ये 0 के इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती और x की वैल्यू +1 नहीं हो सकती, ठीक है। तो फाइनली x की वैल्यू हो क्या सकती है, x की वैल्यू सभी रियल नंबर्स हो सकते हैं, बस 2 एलिमेंट को छोड़ के, 1 और 4 को छोड़ के। तो ये डोमेन आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मत लगा लेना, इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू जो है 1 और 4 तो हो ही नहीं सकती, 1 और 4 के बीच की भी कोई वैल्यू नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं है, 1 और 4 नहीं होगी, बाकी सभी होंगी, चाहे वो 1 और 4 के बीच की हो या 1 और 4 के बीच से बाहर हो, ठीक है ना, वो सारी की सारी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो डोमेन इसमें पूछा था, तो डोमेन हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज, फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो एग्जाम्पल मैंने कराया आपको, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये, एग्जाम्पल नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 2। ये कह रहा फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू √x -1, ये क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो फॉर
फॉर डोमेन, अभी मैं बताया मैंने, अपॉन देख लो या रूट देख लो, जो रूट के अंदर लिखा हुआ है x-1 ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसा पता चल रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा छोटा ब्रैकेट आता है, ठीक है। 1 टू इन्फिनिटी, डोमेन तो निकल गया। अब रेंज के लिए फॉर रेंज पुट f(x) इजकल टू y डाल देते हैं, तो जगह y इजकल टू रूट x-1, x की वैल्यू निकालूंगा तो वाई स्क्वायर इजकल टू x-1 और x की वैल्यू ले जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए एक बात तो साफ है कि f(x) की वैल्यू यानी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। बाकी यहाँ से तो ना तो अपोन है ये और ना ही ये क्या है हमारा अपोन में है, तो यहाँ से तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ नीचे वाले को, नीचे वाला और ये वाला भी, यानी कि हियर y बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में सारी वैल्यूज आ सकती हैं रियल नंबर, y बिलोंग्स टू r, बट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे इसके बाहर प्लस माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है। इट मीन्स f(x) की जो वैल्यू यानी कि f(x) यानी कि y की जो वैल्यू हो सकती है वो या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव नंबर्स होगी, पॉजिटिव नंबर्स। तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं करूँगा सो फाइनली y जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक करेगा, ये इसका आंसर आया, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, हमने डोमेन भी निकाली और इसका रेंज भी निकाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपने अगर RS अग्रवाल ले ली होगी तो उससे प्रैक्टिस करना आप इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f(x) इक्वल टू mod ऑफ x-1, ठीक है ना। अब अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन तो x-1 ये पोलिनोमियल का काम कर रहा है, क्योंकि x-1 की वैल्यू है तो x-1 होगी या फिर -x-1 होगी, ठीक है ना, -x+1 होगी, ठीक है ना। तो ये भी पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल के लिए x की वैल्यू जो होती है, जो पोलिनोमियल के लिए जो x रिलेट करेगा यानी कि कहाँ बिलोंग करेगा, वो पूरे सारे रियल नंबर्स पे करेगा, ठीक है। तो डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, आप कुछ भी वैल्यू रखने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। किसी भी वैल्यू पे पूरा फंक्शन पूरा फंक्शन डिफाइन होगा, अनडिफाइंड नहीं बनेगा, ठीक है। तो डोमेन आ जाएगा x बिलोंग्स टू r। फॉर रेंज, या रेंज लिख दो ओनली, रेंज पुट f(x) इक्वल टू y, तो आ जाएगा y इक्वल टू mod ऑफ x-1। यहाँ से अगर आप स्क्वायर करते हो, स्क्वायर तो फायदा नहीं करता, अगर मैं यहाँ से, चलिए एक बात तो देखो, अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूँ यहाँ पे, कुछ भी, तो y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव रहता है, मोड ऑफ x हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आप नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो, इसकी वैल्यू बाहर जो है वो पॉजिटिव निकल के आती है। इसका मतलब y जो है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि y जो है वो, सो लिख देंगे y बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, इंक्लूडिंग 0 भी तो है, सॉरी, तो 0 लेना पड़ेगा हमें, 0 टू रियल नंबर्स, ठीक है। जीरो टू इन्फिनिटी, गलत लिख दिया था, बड़ा था, 0 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगी हमारी रेंज क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है ना। सो
आई थिंक सो अब आपको पूरी एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 2 आपको कंप्लीट करनी है, और इसकी समरी भी आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि समरी में सारे पॉइंट्स होते हैं। अपनी नोटबुक में आप लोग समरी भी इसकी नोट करोगे। तो होमवर्क जो है आपके लिए, होमवर्क है कंप्लीट मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 एंड समरी, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स।